तू तो कल चली जाएगी। जैसा कि आम तौर पर हर मध्यम वर्गीय परिवार में होता ही है कि बहू के आने के बाद घर में कमरे कम हो जाते हैं और उसमें रहने वाले ज्यादा। इस खींचतान में अक्सर नुकसान कवारे देवर या ननद को ही उठाना पड़ता है। अरे टिंकू, क्या हर समय कमरे को खेल का मैदान बनाए रहते हो? चलो जाओ, जाकर बाहर वाले रूम में खेलो, मुझे थोड़ा आराम करने दो। मम्मी, हॉल में ना दादी बैठकर भजन सुन रही है, वो मुझे वहाँ पर नहीं खेलने देती, भगा देती है। आप ही बताओ मैं कहाँ खेलूँ? अच्छा ऐसा करो, अपनी बुआ के कमरे में चले जाओ, वहाँ जाकर आराम से खेलो। छोटा सा चिंटू कूदते हुए अपनी बुआ रिंकी के कमरे में पहुँच जाता है। अरे टिंकू, क्या हर समय शोर करते रहते हो? जाओ जाकर अपने कमरे में खेलो ना, देख रहे हो ना मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। क्या बुआ, बाद में पढ़ लेना, अभी आओ ना आप भी मेरे साथ खेलो। तू जाकर अपनी मम्मी के साथ खेल, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तेरे साथ खेलने के लिए। मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई करने दे। लेकिन मम्मी ने बोला है कि मैं जाकर आपके रूम में खेलूं। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे क्या घर में सबने एकदम फालतू समझ के रखा हुआ है? बच्चों को मेरे कमरे में छोड़ देते हैं जैसे मेरा कमरा खेल का मैदान हो। इस कमरे में मैं भी रहती हूँ, ये तो किसी को याद ही नहीं रहता। रिंकी गुस्से में बड़बड़ाते हुए भाभी के कमरे में पहुंचती है। अरे भाभी, ये क्या तरीका होता है? आपने आज फिर से टिंकू को मेरे कमरे में खेलने के लिए भेज दिया। आपको पता है ना वो कितना शोर करता है। अरे मैं कल भी नहीं पढ़ पाई थी उसकी वजह से। अब आप आज उसे अपने कमरे में ही रखो, मुझे पढ़ाई करनी है, एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट भी बनाना है। अरे देखो तो महारानी के तेवर, इसमें इतना तेवर दिखाने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा भतीजा है, थोड़ी देर अपने कमरे में रख लोगी तो घिस तो नहीं जाओगी? कॉलेज क्या मटर गश्ती करने के लिए जाती हो? वहाँ पढ़ा करो ना। ये घर में हर समय पढ़ाई पढ़ाई चिल्लाना बंद करो। और ये क्या मेरा कमरा लगा रखा है? ये कमरा ना टिंकू का भी है। तुम्हारा क्या है, तुम तो 2 दिन बाद चली जाओगी, उसके बाद ये कमरा मेरे टिंकू को ही मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। भाभी की बात सुनकर रिंकी जाकर अपने कमरे की बालकनी में टहलकर पढ़ाई करने लगती है। तभी वो देखती है कि छोटी भाभी काव्या सामने से वॉशिंग मशीन लेकर चली आ रही है। अरे भाभी, ये वॉशिंग मशीन लेकर कहाँ आ रही हो? ये तेरी बालकनी में खाली स्पेस है ना, अब ये वॉशिंग मशीन यहीं रहेगी। मैं यहीं पर मशीन लगा दिया करूँगी और यहीं तार पर कपड़े भी फैला दिया करूँगी। अरे लेकिन बालकनी में बैठकर तो मैं पढ़ाई कर रही थी ना। आप पूरी बालकनी में वॉशिंग मशीन और कपड़े रख देंगी तो मैं पढ़ाई कहाँ बैठकर करूँगी? अरे तुझे कमरा कम पड़ता है क्या पढ़ने के लिए? हाँ, जो ये बालकनी भी चाहिए? तू एक बात बता, घर के काम होने ज़्यादा ज़रूरी है या तेरा कागज़ काले करना? देख, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला इसका। तुझे तो कल को इस घर से जाना ही है। ये किताब कॉपी कुछ काम नहीं आने वाली। तू अब अपनी भाभी को ही देख ले, मैंने डिग्री कितने % नंबर से पास की, उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या घर में किसी को? बस सबको घर के कामों से ही मतलब है। लेकिन भाभी, आज तक तो ये वॉशिंग मशीन आपके रूम में आराम से रखी हुई थी ना, फिर अचानक मेरे रूम में वॉशिंग मशीन लाने का क्या मतलब है? देखो रिंकी, पूरा दिन घर के काम करने के बाद मुश्किल से आधा 1 घंटा मिलता है मुझे आराम करने के लिए। उसमें भी ये वॉशिंग मशीन घुर्र घुर्र करके मेरी नींद ख़राब कर देती है। इसलिए मैंने सोचा कि अब से ये वॉशिंग मशीन तुम्हारे कमरे में लगा देते हैं, कम से कम कुछ देर तो चैन से सोने को मिलेगा। इतना बड़ा परिवार है ना, दिन में 3-3 बार वॉशिंग मशीन चलानी पड़ती है, पूरा दिन ये चलती रहती है। वाह भाभी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको इसकी आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो रहा था, लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, यही ना? अरे तुझे क्या डिस्टर्बेंस होगा? तुझे क्या सारी उम्र इस कमरे में रहना है? तू तो कल को चली जाएगी। तेरे जाने के बाद ये कमरा खाली ही तो रहने वाला है, तो हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखें या फ्रिज, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तू जाकर पढ़ाई कर ले, हमें अपना काम करने दे। हाँ। भाभी की बात सुनकर रिंकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस बड़े से परिवार में उसको समझने वाला शायद कोई भी नहीं था। सबको यही लगता था कि उसका कमरा कोई स्टोर रूम है जिसमें कोई कभी भी कुछ भी रख सकता है और बेधड़क घुस भी सकता है। उसकी प्राइवेसी की घर में किसी को परवाह नहीं थी। 2 दिन बाद रिंकी अपने कमरे में असाइनमेंट बना रही थी, तभी उसकी माँ अपनी सहेली को लेकर उसके कमरे में दाखिल होती है। अरे सुषमा, आजा, यहीं कमरे में बैठकर आराम से बातें करेंगे। अरे यहाँ एसी चल रहा है ना, बाहर हॉल में तो बड़ी गर्मी लग रही है, बैठा भी नहीं जा रहा वहाँ तो। अरे नहीं नहीं, बिटिया यहाँ पढ़ रही है, उसे डिस्टर्बेंस होगा। तुम कूलर चला दो ना, हम हॉल में बैठ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अरे इससे क्या डिस्टर्बेंस होगा? कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसकी तो आदत है,
और यहाँ एसी को इसके लिए थोड़ी ना लगाया है, इसका क्या है, ये तो 4 दिन है फिर चली जाएगी। एसी तो इस कमरे में इसीलिए लगाया था कि कोई भी मेहमान आए तो उसके सोने बैठने की व्यवस्था हो सके। अरे आराम से बैठो बहन, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाती हूँ। रिंकी की परीक्षाएं सर पर थी और ऐसे में उसके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। लेकिन घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उसे पढ़ने के लिए ना तो ढंग से समय मिल रहा था और ना ही माहौल, जिसके कारण हर दूसरे दिन अब उसकी भाभीयों के साथ बहस हो जाती। देख रही हो तुम आजकल इस रिंकी के तेवर कुछ ज़्यादा ही बदले हुए नहीं दिखाई दे रहे? जब देखो तब मेरा कमरा कहकर लड़ने चली आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी। अरे इसके कमरे में ज़रा सा कोई सामान क्या रख दो, तुरंत लड़ने आ जाती है। अब आप ही बताओ, वॉशिंग मशीन इसके बालकनी में रख दी तो क्या बुरा कर दिया हमने? कहने लगी मेरी बालकनी पूरी की पूरी ख़राब कर दी, अब मैं कहाँ बैठ कर पढ़ूंगी, दिन भर कोई ना कोई मेरे कमरे में आता रहता है, मुझे भी तो थोड़ी स्पेस चाहिए। अरे ये स्पेस कुछ नहीं होता। मुझे ना इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब ये जवान लड़कियां ज़रूरत से ज़्यादा प्राइवेसी मांगने लगती हैं ना तो इसका मतलब कुछ और ही होता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी नज़र रखो इसके ऊपर, कहीं हवा में तो नहीं उड़ रही है। अरे भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक कह रही हो आप, अब मैं भी ना इसके ऊपर नज़र बना के रखूँगी, पता तो चले आखिर ये प्राइवेसी का चक्कर क्या है। रिंकू के बारे में जानने के लिए जानबूझकर अब दोनों भाभियां बारी बारी से उसके कमरे में आने के बहाने ढूंढती। कभी अपने बच्चों को वहां खेलने के लिए छोड़ देती तो कभी किसी काम के बहाने उसके कमरे में पहुंच जाती। 2 दिन के बाद, अरे छूटी, देखा तूने, हम लोग बार बार इसके कमरे में जा रहे हैं ना, तो अब ये बालकनी में खड़े होकर चुप चुप के बातें करती है। ज़रूर कुछ ना कुछ चक्कर है। ठीक कह रही हो भाभी आप, मैंने भी कल देखा छत पर खड़े होकर कानों में लीड लगाकर छिप छिप कर किसी से बात कर रही थी। अब आप ही बताओ, इस तरह से छिप कर बातें करने का क्या मतलब होता है? लगता है इसकी भाइयों को बताना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अब तो ये कमरा गया रिंकी के हाथ से। दोनों भाइयों से कहकर इसे माँ बाबू जी के कमरे में ना पहुँचा दिया तो मेरा नाम कुसुम नहीं। अब तो ये कमरा मेरे चिंटू का होकर रहेगा। बड़ी आई थी प्राइवेसी वाली। शाम के समय कुसुम अपने पति के कान भरने लगती है और मिर्च मसाला लगाकर सारी बात अपने पति को बताती है। देखिए अभी भी समय है, संभाल लीजिए, बाद में मत कहना कि भाभी ने ननद को संभाला नहीं। अरे ऐसा क्या हो गया, साफ साफ बताओगी? देखिए आपकी बहन ना हर समय उस कमरे में खूंटा गाड़े बैठी रहती है, कहती है मेरा कमरा है, आप लोगों को जो करना है अपने कमरे में करो। अब आप ही बताओ, जवान लड़की का इस तरह हर समय कमरा बंद करके बैठे रहना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे हम तो इसीलिए आते जाते रहते हैं उसके कमरे में कि देखभाल होती रहे। इस तरह उसे अकेला छोड़ देंगे तो अपनी मनमानी नहीं करने लग जाएगी। अरे मैंने तो कई बार बालकनी में फुसफुसा कर बातें करते हुए देखा है उसे। मैंने जो देखा सुना आपको बता दिया, अब आपकी बहन है, आपका जैसा मन करे वैसा कीजिए। अरे अच्छा हुआ तुमने समय रहते मुझे बता दिया, मैं अभी खबर लेता हूँ इस रिंकी की। बड़ा भाई गुस्से में रिंकी के कमरे में जाता है। रिंकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तू हर समय अपने कमरे की धौंस दिखाती है? अरे ये तेरा कमरा क्या होता है? तुझे क्या उम्र भर रहना यहाँ? तू तो कल को चली जाएगी, फिर ये कमरा किसका होगा? तेरी भाभियाँ ही तो इस्तेमाल करेंगी ना। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, तेरे कमरे में कोई सामान रख भी देती है तो कौन सी आफत आ जाती है? और चिंटू क्या तेरा कुछ नहीं लगता? अरे तेरी भाभी थोड़ी बहुत देर के लिए तेरे कमरे में उसे खेलने के लिए भेज देती है तो क्या हो जाता है? मैंने सुना है तू छोटे से बच्चे को भी डांट के भगा देती है। मैं देख रहा हूँ तेरे रंग ढंग, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये पढ़ाई की धौंस देना बंद कर। क्या हर समय पढ़ाई पढ़ाई? ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो कॉलेज से ढंग से पढ़ कर आया कर। अपनी भाभी को ही देख ले, घर और बच्चा देखते हुए बीएड किया उसने, लेकिन तेरी तरह प्राइवेसी का नाटक नहीं किया कभी। हाँ, तभी तो 40% नंबर आए उनकी। मुझे भाभी की तरह नहीं बनना। अरे भैया, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। वो 40% नंबरों के साथ खुश है, मैं नहीं हूँ, बस बात खत्म। इतना कहकर रिंकी अपनी किताब लेकर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती है। अगले दिन सुबह 7 बजे। अरे भाभी, ये रिंकी कहीं नजर नहीं आ रही, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? आपको कुछ बता कर गई है क्या? नहीं तो छोटी, मैं खुद तुझे यही पूछने वाली थी कि आज तो चाय नाश्ता भी नहीं किया और ये सुबह सुबह कहीं निकल गई। मुझे तो लग रहा है सबके जागने से पहले ही चली गई है। अच्छा चलो माँ जी से पूछते हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा। माँ जी, रिंकी का कुछ अता पता है?
सुबह के 7 बज रहे हैं और वो घर में कहीं नज़र नहीं आ रही। उसका कमरा भी खाली पड़ा है। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो लगा तुम लोगों को बता कर कहीं गई होगी। अरे हो सकता है किसी सहेली के घर गई हो, आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। रिंकी को घर से गए लगभग 5-6 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक रिंकी की कोई खोज खबर नहीं मिली थी। दोपहर के 3 बजे। अरे अब तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है, ये लड़की आखिर गई तो गई कहाँ? अरे सुबह 7 बजे से गायब है, दोपहर के 3 बजने को आए, ना कोई फ़ोन किया ना किसी को बता कर गई। ठीक कह रही हो भाभी, सुबह से कम 100 बार फ़ोन मिला चुकी हूँ, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है उसका। पता नहीं कहाँ है। मुझे तो लगता है अब इसके भाइयों को ही बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में सारा इल्ज़ाम हमारे माथे लग जाए। आपस में बातचीत करने के बाद दोनों भाभियां अपने अपने पति को फ़ोन करके घर बुला लेती है। अरे माँ, इन दोनों को छोड़ो, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी बेटी कहाँ चली गई? और ऐसे कैसे बिना किसी को बताए? हाँ, वो कहीं भी कैसे चली जा सकती है? आज से पहले तो कभी नहीं गई। अरे बेटा, पूरा दिन तो कमरा बंद करके बैठी रहती है, कमरे में जाओ तो चिड़चिड़ करती है। मैंने तो उससे बात करनी ही छोड़ रखी है। मुझे लगा गई होगी अपनी किसी सहेली के घर, लेकिन जब वो दोपहर तक नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी। तब जाकर मैंने बहू से कहा कि विवेक और विनय को फ़ोन करके घर बुला लो, पता लगाओ कि रिंकी गई तो गई कहाँ। बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। मैंने पहले भी कहा था, ये फ़ोन पर ना किसी से छुप छुप कर बातें करती थी और कमरे में भी नहीं घुसने देती थी किसी को। ज़रूर किसी लड़के से बातें करती थी और उसी के साथ ना घर से भाग गई है। इसीलिए तो ना उसका फ़ोन लग रहा है, ना वो किसी को बता कर गई है। छोटी की बात सुनकर बड़ी बहू भी उसकी बात का समर्थन करने लगती है, जबकि रिंकी की माँ सर पकड़कर ज़मीन में बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखाया तूने। हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर ये बात सच निकली तो। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिंकी को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तभी शाम के लगभग 4:30 बजे डोरबेल बजती है। अरे रिंकी, तू कहाँ चली गई थी? पूरा दिन हो गया, अब घर में घुसी है। तुझे पता है यहाँ पर सब लोग कितने परेशान हो गए थे। अब रहने दीजिए भाभी, आज मैं इससे बात करूँगा। रिंकी, कहाँ गई थी तू? कहाँ जाऊँगी भैया, घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं रहता है, ना ही घर में किसी को मेरी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट लगती है। इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है ताकि मैं सुकून से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकूं। अरे झूठ बोल रही है ये, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की उसने, ज़रूर किसी के साथ घूम कर आ रही है। भाभी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? किसके साथ घूमने जाऊंगी मैं? अरे थक गई थी मैं सबके सामने गिड़गिड़ाते हुए कि थोड़ी देर मेरे कमरे में मुझे सुकून से पढ़ने दिया करो, लेकिन किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। अपनी भाभियों को क्या कहूँ, मेरी तो माँ भी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझती। कभी अपने रिश्तेदारों को लाकर मेरे कमरे में बिठा देती, तो कभी अपने दोस्तों को, कभी ये टिंकू और मुन्नी को कमरे में खेलने के लिए भेज देते, तो कभी फुल वॉल्यूम करके गाने चला देती। काव्या भाभी, आपने भी तो अपनी वॉशिंग मशीन मेरे कमरे में लाकर पटक दी थी ना, ताकि आप सुकून से सो सको। लेकिन वॉशिंग मशीन के शोर से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इसके बारे में आपने सोचा? आप ही बताओ भैया, मैंने क्या गलत किया? इस घर में सबको यही लगता है कि मैं तो कल को चली जाऊंगी, इसलिए आज से ही वो मेरे कमरे पर कब्जा कर ले। माना कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो क्या जिसकी शादी नहीं होती उसे प्राइवेसी का कोई अधिकार नहीं होता? अरे मेरा भी तो मन करता है मैं अपने कमरे में थोड़ी देर सुकून से बैठूं, पढ़ाई करूं, लेकिन मेरा कमरा तो बिल्कुल सब्जी मंडी बना रहता है। जाओ, अब जिसका मन करे चले आओ अंदर। अच्छा, अगर तू वाकई सच बोल रही है तो ये बता, तेरा फ़ोन क्यों ऑफ है सुबह से? अरे मम्मी, लाइब्रेरी में मोबाइल्स अलाउड नहीं होते, इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। अच्छा, और वो जो तू छिप छिप कर बातें करती है उसका क्या? अरे भाभी, हद हो गई आप लोगों से। मैं छुपकर बातें अपनी फ्रेंड से करती थी, और बातें नहीं, नोट्स डिस्कस करती थी, लेकिन इतने शोर में बातें नहीं हो पाती थी, इसलिए मैं कभी बालकनी तो कभी छत पर जाकर बातें करती थी। हो गए सबके सवाल जवाब, या अभी भी कुछ बाकी है? रिंकू बिल्कुल सही कह रही है। आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सभी के लिए उनकी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होती है। तू तो चली जाएगी कहकर रिंकी के कमरे को सराय बनाकर रख दिया आप सबने। और भाभी, आपके कमरे में तो आपका खुद का बेटा आपसे आधे घंटे बर्दाश्त नहीं होता, और रिंकी से आप चाहती है कि वो दिन भर टिंकू को अपने कमरे में रखे। काव्या, जिस मशीन की आवाज़ से तुम्हें दिक्कत हो रही है उससे रिंकी को भी तो डिस्टर्बेंस होगी ना, कि नहीं? ज़रूरी तो नहीं कि जैसे तुम लोग हाउस वाइफ बनकर खुश हो, कल को रिंकी भी वैसा ही करे।
उसे पूरा हक है पढ़ाई करने का, अपने लिए डिसीजन लेने का। और आज के बाद ये तू तो कल को चली जाएगी वाली लाइन मैं किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहता। ये बात सुनकर घर में सभी शर्मिंदा थे। उस दिन के बाद सभी को समझ में आ गया था कि छोटा हो या बड़ा, घर में सभी को थोड़ी सी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। और तू तो कल को चली जाएगी ऐसा कहकर कभी भी बेटियों के हक और अधिकार उनसे छीनने नहीं चाहिए। तो फिर क्या नाम रखें हम हमारे रेस्टोरेंट का? बिरलास किचन, या फिर पंजाब की रसोई, या फिर दावत। हाँ हाँ, त्रिशा सही बोल रही है, दावत बहुत ही बढ़िया नाम है। हाँ, त्रिशा सही बोल रही है, दावत बहुत ही बढ़िया नाम है। यस, एकदम सॉलिड नाम है। अब आप तीनों के पार्टनरशिप में ये रेस्टोरेंट है तो आप तीनों की सहमति भी तो जरूरी है। ओ एक मिनट, ये क्या दावत शावत जैसे नाम रख रहे हो? ओम साई नाम रख दो। जय साईनाथ महाराज की। हाँ माँ, ये बहुत अच्छा नाम है। इनफैक्ट किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान का नाम लेना तो बहुत ही पावन बात है। लेकिन ये नाम जो आप सजेस्ट कर रही हो ना, वो काफ़ी नॉर्मल और कॉमन नाम है। कैरो इज राइट, हर गली हर मोहल्ले में यही नाम होता है, हर रेस्टोरेंट और ढाबे का। दावत एक अलग और यूनिक नाम है माँ। आपकी तीनों बहुओं ने बेहद खूबसूरत सा नाम सजेस्ट किया है। इन तीनों की ऐसे के तैसे। ये है महिमा, जिसके 3 बेटे हैं और वो सभी अपनी बीवियों से खूब प्यार करते हैं। अक्षत की बीवी कावेरी है, कैरव की बीवी त्रिशा है और भावेश की बीवी अमृता। अब तीनों बेटे हमेशा हर काम, हर सुझाव में, हर सलाह में सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों की ही मानते और उन्हीं की बातें सुनते, जिससे महिमा को बहुत गुस्सा आता है। अपने कमरे में महिमा अकेले में कहती है, मेरे तीनों बेटों को अपना पालतू कुत्ता बना कर रख दिया है इन तीनों नासपीटियों ने। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो मेरे तीनों बेटे अपनी बीवी की हर बात में बाल बुद्धि की तरह हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। उनका पल्लू छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। नहीं, इससे पहले कि ये तीनों मुझे अपने बेटे से दूर कर दे और मेरे बेटे इनके गुलाम बन जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं बस चुपचाप ये फिल्म चलती हुई नहीं देख सकती, इसका टेप तो खराब करना ही होगा। अब देखना तुम तीनों, कैसे तुम्हें अपने पतियों से दूर करती हूं मैं। महिमा अपनी तीनों बहुओं को अपने बेटों से दूर करने की कोशिश में लग जाती है। सबसे पहले वो कैरव और त्रिशा के कमरे में जाती है और वहां पर अलमारी में से फाइल्स निकालकर कैरव के सारे ज़रूरी कागजात के टुकड़े टुकड़े कर देती है और कमरे के डस्टबिन में फेंक देती है। अब ये गई फाइल और जरूरी कागजात डस्टबिन में। अरे वाह, लगता है ये शर्ट भी अभी अभी इस्त्री करके रखी है। चलो कोई ना, इस पे भी गरम तपती हुई इस्त्री रख देती हूँ। महिमा जलती हुई इस्त्री को शर्ट पे रख देती है और फिर वो शर्ट जल के उस पे छेद हो जाते हैं। बाद में जब कैरव अपनी फाइल्स के टुकड़े डस्टबिन में और जले हुए शर्ट को देखता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। त्रिशा, इधर आओ। क्या हुआ? ज्वालामुखी की तरह क्यों फटे जा रहे हो? ये मेरा शर्ट जला दिया तुमने। इन इम्पोर्टेंट पेपर्स को तहस नहस करके डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब क्या कम है? तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है? अरे लेकिन मैंने तो इन पेपर्स को देखा नहीं, तो फेंकोगे कहाँ से? और तुम्हारे इस शर्ट को तो मैं अपने हाथों से अच्छे से इस्त्री करके बेड पर रख कर गई थी। मेरा यकीन मानो कह रहा हो। झूठ, सरासर झूठ। तुम्हें कल रात को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाने से मैंने मना क्या कर दिया? तो तुमने उसका बदला इस तरह से लिया? बात मत करो मुझसे अब, और मेरा खाना भी मत बनाना। लेकिन कैरव एक आइसक्रीम के लिए मैं ये हरकत करूंगी? आर यू सीरियस? कैरव रुको। कैरव कमरे के बाहर चला जाता है और महिमा छुपकर ये सब सुनती है और बहुत खुश हो जाती है। अब कैरव और त्रिशा की बात महिमा भावेश और अमृता के पीछे पड़ जाती है। वो उन दोनों के बीच दूरियां लाने के लिए भावेश के लॉन्ड्री के शर्ट पर लिपस्टिक के निशान बना देती है। जब अमृता उसे देखती है तब ये क्या?
लिपस्टिक का निशान, इसका मतलब भाविश का अफेयर चल रहा है। भाविश! क्या हुआ अमृता? चैन से जलेबी भी खाने नहीं दी। बोलो, आधी छोड़कर आया हूँ, क्या हुआ? अरे आग लगी तुम्हारी जलेबी को। अरे ऐसा मत बोलो, जलेबी अगर जल जाएगी तो उसका स्वाद बुरा हो जाएगा ना। ये सब क्या है? ये लिपस्टिक के निशान किसके हैं? किसके हैं मतलब? अरे मुझे क्या पता, ये अभी आया है, पहले तो नहीं था यहाँ पर। जब मैंने इसे धोने डाला तब तो कुछ भी नहीं था। ट्रस्ट मी अमृता। तो क्या कोई भूतनी आई थी और ये लिपस्टिक लगाकर चली गई? मुझे क्या पता यार। बोल तो सच, बोलो कि वाकई में असलियत में कोई इंसानी भूतनी कलमुही है जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तुम्हारा दिमाग तो जगह पर है ना अमृता? तुम्हारी कसम, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो अमृता। अमृता ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तुम सच बोल रहे हो? जाने दो, तुम पकाते बैठो अपनी इस खुराफाती दिमाग में ख्याली पुलाव। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन भाविश, महिमा अपनी तीनों बहुओं से पूरे घर का डबल ट्रिपल काम करवा के लेती है। आ कावेरी बहू, आज के आज सारे कमरे साफ हो जाने चाहिए। लेकिन माँ, ना तो दिवाली आ रही है और ना ही घर में किसी की शादी है, तो ऐसे। जितना कहा है उतना करो, ज्यादा वकील की तरह सवाल जवाब मत करो। और तुम त्रिशा बहू, रसोई समेट लो, और अमृता बहू तुम सारे दरवाजे, खिड़कियां और आंगन, और इसके बाद भी तुम तीनों को ढेर सारा काम करना है, समझी? महिमा तीनों बहुओं को चैन की सांस तक नहीं लेने देती है। अक्षत और कावेरी की शादी की सालगिरह होती है। आज शाम को हमारे रूम में आने से पहले तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, ढेर सारे सरप्राइजेस होंगे। वेल थैंक यू बीवी साहिबा। वैसे शाम को तुम भी एक खूबसूरत तोहफे के लिए रेडी रहना, कुछ खास लाऊंगा। यस, जल्दी आना, हम हमारी ये सालगिरह एकदम खास और यादगार बनाएंगे। बाहर से छुप कर देख रही महिमा मन में कहती है, खास तो तब होगी ना जब मैं होने दूंगी। और करो ना मुझे अपने ही बेटे से दूर। कावेरी दिन भर मेहनत करके पूरे कमरे को सजाती है और अवन में केक भी बनाकर रखती है। लेकिन तभी वहां पर महिमा एक ग्लास में जूस लेकर आती है। अरे माँ जी, अपनी ये दिक्कत क्यों ली? अरे मेरे बेटे बहू की सालगिरह है और तुम अक्षत को खुश करने के लिए इतनी सजावट कर रही हो, इतनी मेहनत ले रही हो, तो थोड़ा जूस पी लो बेटा। नहीं माँ जी, थैंक यू, लेकिन मुझे ना अभी ये झालर लगानी है और थोड़ी और गुब्बारे भी फुलाने हैं, तो मैं बाद में पी लूंगी, आप रख कर जाइए ना। अरे बेटा, रखे रखे तो ये ठंडे से गर्म हो जाएगा, पी लेना। महिमा जबरदस्ती कावेरी को वो जूस पिलाती है और फिर कावेरी वहीं पे 1 मिनट में सो जाती है। अब इसे कुछ याद नहीं रहेगा, और जब सीधे कल सुबह ये उठेगी तब तक इसका और अक्षत का रिश्ता बर्बाद हो चुका होगा। महिमा सजावट को बिखेर देती है और फिर रात में जब अक्षत तोहफा लेकर आंखों पर पट्टी बांधकर आता है, कावेरी आओ अंदर या नहीं? बोलो कावेरी, कावेरी तुम हो ना अंदर कमरे में? त्रिशा ने तो बोला कि कमरे में ही हो। कावेरी, कावेरी। आवाज का जवाब ना मिलने पर अक्षत अपने आंखों की पट्टी खोल देता है और देखता है कि कावेरी खर्राटे मारे हुए सो रही है और सजावट भी बिखरी हुई है। कावेरी उठो कावेरी। कौन सा सालगिरह? अरे सालगिरह है तो उसे उठा लो ना। सोने दो ना यार, सोने दो मुझे। अच्छा फाइन, अब तुम बस सोती ही रहो। महिमा ये सब छुप कर देखती है और पेट दबाकर हंसती है। अगली सुबह जब कावेरी उठती है तभी वो अक्षत से कहती है, अक्षत मेरा यकीन मानो, मुझे सच में याद नहीं कब क्या हुआ और कैसे मेरी आग लग गई। प्लीज आई एम सॉरी अक्षत, आई एम रियली सॉरी। जाने दो कावेरी, अब कल का दिन तो गया ना। तुम तो नींद से भी नहीं जाग रही थी, तुम्हें मुझसे ज्यादा नींद प्यारी है ना?
सास महिमा की 420 दिन ब दिन इतनी बढ़ती जाती है कि बहुएं और बेटे सभी एक दूसरे को तलाक देने के लिए कहते हैं। तीनों बेटों को रोता हुआ, परेशान और दुखी देखकर महिमा के अंदर की ममता अपने आप को रोक नहीं पाती और महिमा सभी के सामने आकर कहती है, रुको, कोई तलाक वलाक नहीं होगा। तुम तीनों जोड़ों के बीच दरारें मैंने डाली है, मैंने ही सब कुछ किया है। महिमा अपनी सारी काली करतूतें अपने बेटों और बहुओं को बताती है और वो सभी हैरान और दंग रह जाती हैं। माँ, आपने इतनी घिनौनी हरकत की। अपने ही बेटों का संसार, उनकी जिंदगी उजाड़ने जा रही थी आप। आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम कहो तो मैं ये घर छोड़कर गांव चली जाती हूँ, लेकिन अपनी बीवियों को तलाक मत दो। ये तीनों तुमसे बहुत प्यार करती हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी गलती का अंदाजा हो गया, वही बहुत है। लेकिन आप प्रॉमिस करो कि अब आप नंबर 420 नहीं, नंबर 1 सास बनकर दिखाओगी। अरे पक्का पक्का पिरोमिच, मुझे माफ कर दो। पूरा परिवार एक साथ हंसता है और इस तरह महिमा सुधर कर एक अच्छी सास बनती है और सभी एक साथ प्यार और स्नेह से रहने लगते हैं।